गुड इवनिंग सभी का। आप सभी लोग हैं अपने चैनल सक्सेस थी 90s पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 4, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए और हैंडमेड नोट रहती है आज की हमारी। ठीक है, जितने भी वीडियोस आप सभी को मिले हैं वो हैंडमेड नोट पर आधारित मिले हैं, यानी कि अब आपको कोई भी नोट बनाने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी लोग हैं जो भी क्लासेस डेली ले रहे हैं उनके लिए तो हेल्पफुल होगा। और ये मान के चलिए जितना मैं पढ़ाता हूँ वो 110 या फिर 100% मान के चलिए वही चीज़ आएगी। पेपर में पूरी एनालिसिस करने के आधार पर हम ये सारी चीज़ों को आपके सामने लेकर के आते हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे ज्वाइन हो गए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दें। और ये बता रहे हैं कि आज का जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है इसलिए भी बता देता हूँ। जो आज का जो चैप्टर है वो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4। ठीक है, और चैप्टर नंबर 4 है हमारा, ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कार्बन तथा उसके यौगिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि लास्ट चैप्टर है। ठीक है, तो जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ज्वाइन हो सकें और उनका आज का टॉपिक ना छूटने पाए। जो भी बच्चे पिछला वीडियो नहीं देख पाए हैं किसी कारणवश, तो आप लोग एक काम करिएगा, आप लोग वीडियो के नीचे जाइएगा जहाँ पर लिखा हुआ है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्लास लाइव क्लास। ठीक है, यहाँ पर आप जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो नीचे प्लेलिस्ट निकल के आ जाएगी। आप लोग मैं प्लेलिस्ट भी आज आप सभी को दे रहा हूँ, प्लेलिस्ट कक्षा 10 और 12 की। ठीक है, 10 एंड 12 लिखा होगा, तो वहाँ पर आप लोग प्लेलिस्ट है, आप लोग को कोई भी वीडियो यदि नहीं देख पाए हैं तो वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। और पिछला वीडियो देखने के लिए प्रीवियस वीडियो भी नीचे दिया गया, वहाँ पर जा कर के आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक है कार्बनिक रसायन का परिचय, यानी कार्बनिक रसायन होती क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप सभी को मालूम है बहुत प्राचीन समय में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो बहुत से पदार्थ या फिर उनको कह ले इस तरीके से रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता रहा होगा। जैसे मदिरा है, सोरा है, सिरका है, गोंद है, आदि सभी का प्रयोग लंबे समय से प्राचीन समय से होता रहा है। ठीक है, और मानव के विकास में इसकी के साथ इनकी संख्या भी बढ़ती चली गई। जैसे जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ, मानव का विकास होता चला गया, उसी के साथ साथ में इनकी संख्या, ठीक है, भी बढ़ती चली गई। धीरे धीरे कोई मंदिरा के बारे में जानता होगा, फिर सिरका, फिर सिरके, फिर इस तरीके से सोरा, फिर इस तरीके से गोंद, यानी बहुत सारे केमिकल्स का यूज होने लगा। अब एक चीज़ हमारे सामने दिक्कत आ गई है। ठीक है, दिक्कत क्या आ गई कि अब इनका अध्ययन करना बहुत ही कठिन होने लगा। ठीक है, अगर इनका अध्ययन करना बहुत ही कठिन होने लगा तो हमारे सामने एक चीज़ सूझी। ठीक है, हमको क्या सूझी कि अब इन जो भी हमारे तत्व हैं, जो भी हमारे एक रसायन है, इनका क्या कर दिया जाए, वर्गीकरण कर दिया जाए। ठीक है, तो वर्गीकरण के बारे में यानी सोचा गया कि वर्गीकरण की हमको ज़रूरत हुई। इस दिशा में अगर बात करें तो सबसे पहली, ठीक है, सबसे पहला इस दिशा में जो कार्य किया गया था वो किया गया था निकोलस लेमरी के। ठीक है, इन्होंने किया था 1675 में किया था, सबसे पहला प्रयास था निकोलस लेमरी का। ठीक है, 1675 ईस्वी में। ठीक है, इन्होंने किस आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किया, इन्होंने जो पदार्थ थे उनको किस आधार पर वर्गीकृत किया, तो स्रोत के आधार पर। किसके आधार पर? स्रोत के आधार पर कह दिया। जो भी पदार्थ होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, किसके आधार पर? स्रोत के आधार पर। ठीक है, स्रोत के आधार पर जो हमारे पदार्थ होते हैं, जो भी हमारे पदार्थ थे उस टाइम, उनके समय में 1675 के अकॉर्डिंग अगर बात करें हम लोग, तो 3 प्रकार के पदार्थों में उन्होंने वर्गीकृत किया। किसके आधार पर? स्रोत के आधार पर। किसने किया था? निकोलस लेमरी ने किया था। ठीक है, किसने किया था? निकोलस लेमरी ने सन 1675 में स्रोत के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया। ठीक है, 3 भागों में वर्गीकृत किया। उन्होंने एक प्रकार के पदार्थ को कह दिया खनिज पदार्थ। ठीक है, यानी वे पदार्थ जो भूपर्पटी से खोजकर, यानी भूपर्पटी से खोद कर निकाले गए। ठीक है, उनको 3 प्रकार से पदार्थ दिखाई पड़े। उन्होंने एक को इस तरीके से कह दिया जो भूपर्पटी से खोद करके निकाला जाता है, उन्होंने कह दिया खनिज पदार्थ हैं। ठीक है, उन्होंने क्या कह दिया? खनिज पदार्थ, यानी खानों से खोद करके उनको निकाला गया। तो ये सभी कौन से पदार्थ हो गए? खनिज पदार्थ हो गए। ठीक है, जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, ठीक है, चांदी हो गई इत्यादि, ये सभी ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको खोज करके निकाला गया। अब उन्होंने दूसरी चीज देखा
कि क्या देखा कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो वनस्पतियों से प्राप्त हो रहे थे, तो उनको कह दिया गया कि भाई वह पदार्थ वनस्पति पदार्थ हैं, यानी वह पदार्थ जो पेड़ पौधों आदि से प्राप्त होते हैं, तो उन्होंने क्या कह दिया कि वनस्पतिक पदार्थ हैं। जैसे रबड़ हो गया, फलों का रस हो गया, गोंद हो गया, आदि बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कह दिया ये कौन से पदार्थ हैं, वनस्पतिक पदार्थ हैं। ठीक है, कौन से पदार्थ है, वनस्पतिक पदार्थ हैं। अब तीसरा प्रकार उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे पदार्थ थे जो जंतु से प्राप्त हो रहे थे, तो उनको कह दिया गया जंतु पदार्थ, या फिर वह पदार्थ जो जंतुओं या फिर जीवों से प्राप्त होते हैं, जंतु पदार्थ कहलाते हैं। जैसे गोबर हो गया, यूरिया हो गया, एल्बुमिन हो गई, ये सभी कहाँ से प्राप्त होते हैं, जंतु से प्राप्त होते हैं। तो एक चीज़ सभी के सामने समझ में निकल के आ गया कि निकोलस लेमरी ने स्रोत के आधार पर, यानी प्राप्ति के आधार पर, कहाँ से वो प्राप्त हो रहे हैं, यानी स्रोत के, सोर्स के आधार पर उन्होंने कह दिया जो भी पदार्थ होते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं। पहला खनिज पदार्थ जो खान से खोद के निकाला गया, दूसरा जो वनस्पतिक पदार्थ यानी वनस्पतियों से जो प्राप्त हुआ, और तीसरा प्रकार हो गया जंतु पदार्थ, यानी जो जंतुओं से प्राप्त होने वाले पदार्थ को जंतु पदार्थ बोल दिया गया। लेकिन हुआ क्या, कुछ उनके सामने दिक्कत आ गई कि क्या दिक्कत आ गई कि भाई कुछ ऐसे पदार्थ थे जो जंतु और पादप दोनों से प्राप्त होते थे। ठीक है, यानी कुछ ऐसे पदार्थ जंतु और पादप दोनों से प्राप्त होते थे। ठीक है, अब उनके सामने ये दिक्कत आ गई भाई, वो जो उनके हिसाब से जो थ्योरी दिया गया कि स्रोत के आधार पर पदार्थों को 3 भाग में बांटा गया, वो यहाँ पर दिक्कत आ गया। क्यों दिक्कत आ गया, यानी कुछ ऐसे पदार्थ थे जो दोनों से भाई प्राप्त हो रहे थे, यानी जंतु से भी प्राप्त हो रहे थे और पौधों से भी प्राप्त हो रहे थे। तब उनका ये वर्गीकरण फेल हो गया, यानी उनको क्या कर दिया गया, अमान्य सिद्ध किया गया। ठीक है, फिर निकोलस साहब ने बहुत सोचा अपने बारे में, यानी कि सोचा कि आखिर में क्या दिक्कत आई है, हमारे वर्गीकरण में क्या दिक्कत आया। तो फिर उन्होंने अपने वर्गीकरण को संशोधित किया और सन 1780 में, यानी अपने जो वर्गीकरण को दिया था, कहा था 3 होते हैं, उसको संशोधित करके 1780 में रासायनिक पदार्थों के वर्गीकरण में संशोधन करके उन्हें 2 भाग में बांटा। पहले 3 भाग में बांटा, लेकिन बाद में इसको संशोधन कर दिया सन 1780 में, और उसको 2 भाग में बांट दिया। कह दिया एक बार भाई कार्बनिक पदार्थ होता है, अब उन्होंने क्या कहा भाई एक पदार्थ कार्बनिक और दूसरा होता अकार्बनिक। तो इसके अनुसार एक डिफिनेशन भी दिया गया है, वह पदार्थ जिनकी प्राप्ति जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों से होती है उन्हें कार्बनिक पदार्थ कह दिया गया। यानी कि सेम टू सेम ऊपर वाला ही है। ठीक है, वह ऊपर में क्या था, जंतु और वनस्पति अलग अलग थे, उसमें क्या कर दिया गया, इन्होंने कह दिया कार्बनिक पदार्थ वे होंगे जो जंतु और वनस्पति दोनों से प्राप्त होंगे। ठीक है, वे क्या कहलाएंगे, कार्बनिक पदार्थ कहलाएंगे। अब उन्होंने दूसरा एक पार्ट और बांट दिया अकार्बनिक पदार्थ का, यानी ऐसे पदार्थ जिनकी प्राप्ति जीव जंतुओं के अतिरिक्त किसी अन्य स्रोत से होती है, तो उन्होंने कह दिया, उन्हें क्या कह दिया भैया, अकार्बनिक पदार्थ कह दिया। ठीक है, क्या कह दिया, अकार्बनिक पदार्थ कह दिया। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई सभी को। भाई ऊपर जो निकोलस लेमरी थे उन्होंने क्या कहा था, स्रोत के आधार पर पदार्थों को 3 भाग में बांटा, एक तो खनिज पदार्थ बोल दिया, एक को वनस्पतिक पदार्थ बोल दिया, एक को जंतु पदार्थ बोल दिया। लेकिन भाई आगे सिद्ध हुआ, आगे क्या सिद्ध हुआ, कुछ भाई ऐसे पदार्थ थे उन्होंने देखा, ठीक है, अपने वातावरण में देखा कि कुछ ऐसे पदार्थ थे जो जंतु और पादप दोनों से प्राप्त हो रहे थे। अब उनका जो ये वर्गीकरण दिया गया वो अमान्य हो गया, यानी गलत हो गया। भाई कैसे हो सकता है, ऐसा हो नहीं सकता था। भाई एक मतलब जब उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया तो एक ऐसा पदार्थ जो दोनों से प्राप्त हो रहा था, तो यहाँ पर उनकी जो ये थ्योरी दिया गया वो गलत हो गया। फिर उन्होंने अपने ऊपर सोचा, अपने ऊपर समझा, फिर सोचा, फिर कहा कि चलिए ठीक है, 1780 ईस्वी में फिर उन्होंने एक नई थ्योरी दिया और कह दिया जो पदार्थ होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक को बोल दिया कार्बनिक पदार्थ, एक को बोल दिया अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है, बोल दिया कार्बनिक, एक को अकार्बनिक पदार्थ बोल दिया। ठीक है, और कार्बनिक पदार्थ को उन्होंने क्या कह दिया कि जो जीव जंतु से प्राप्त होंगे वो कार्बनिक कहलाएंगे, और अकार्बनिक पदार्थ वही होंगे जो जीव जंतु से नहीं प्राप्त होंगे, यानी किसी अन्य स्रोत से प्राप्त होंगे, तो वे क्या कहलाएंगे, अकार्बनिक पदार्थ कहलाएंगे। ये चीज़ सभी को क्लियर हो गया। ये अभी किसके बारे में बात कर रहा था, निकोलस लेमरी के बारे में। किसके बारे में, निकोलस लेमरी ने। ठीक है, निकोलस लेमरी, ठीक है, निकोलस लेमरी, इन्होंने पहला जो सिद्धांत दिया था सन 1600
1675 में दिया था। पहला सिद्धांत 1675 में दिया और दूसरा सिद्धांत यानी 2 भाग में 1780 में दिया। याद रखिएगा, पहला सिद्धांत और दूसरा सिद्धांत, ठीक है, पहला सिद्धांत और दूसरा सिद्धांत दोनों याद रखिएगा, ठीक है। कभी भी कोई भी पूछ सकता है, ठीक है, कभी भी कोई भी पूछ सकता है। और सबसे पहला प्रयास किसने किया था वर्गीकरण में, पदार्थों के वर्गीकरण में? तो निकोलस लेमरी ने, ठीक है। किसने किया था? निकोलस लेमरी ने किया था। सबसे पहला प्रयास सन 1600, ठीक है, 1675 में किया था, ठीक है। इन्होंने ही 3 भाग में डिवाइड कर दिया था। ये चीज़ क्लियर हो गया बच्चों को, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया, सभी को क्लियर हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई है ना। अब देखिए यहाँ पर एक वैज्ञानिक थे जिनको कहा जाता है लेवाजिए, फादर ऑफ केमिस्ट्री भी इनको कह सकते हैं, ठीक है, कहा जाता है। इन्होंने एक चीज़ सिद्ध कर दिया, कह दिया कि 1784 में लेवाजिए ने कह दिया कि जो प्रत्येक कार्बनिक पदार्थ होता है उसका आवश्यक तत्व कार्बन होता है। यानी उन्होंने प्रयोग किया, प्रैक्टिकल किया और ये उनके सामने निकल के आया जो कार्बनिक पदार्थ है उसमें मुख्य अवयव क्या होता है? कार्बन होता है। मुख्य अवयव क्या होता है? कार्बन होता है। ये किसने कहा? लेवाजिए ने कहा। किस सन में कहा? 1784 में कहा। ये चीज़ याद रहेगा सभी को। 1784 में लेवाजिए ने क्या कहा था? कार्बनिक पदार्थ में मुख्य अवयव कार्बन होता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया सभी को। चलिए आगे बात कर लेते हैं। एक सिद्धांत आया जैव शक्ति सिद्धांत, ठीक है, एक सिद्धांत आया जैव शक्ति सिद्धांत। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक बर्जीलियस ने बताया, ठीक है। जे बर्जीलियस आप लोग इनको जानते हैं, ठीक है, जे बर्जीलियस, ठीक है, ठीक है, जे बर्जीलियस ने, ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया कि संसार में समस्त कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल जीव जंतुओं द्वारा ही होता है। यानी क्या कह दिया? जो भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं या कार्बनिक यौगिक होते हैं, इनका जो निर्माण है, इनका जो प्रिपरेशन है, ठीक है, वो केवल किसके माध्यम से होता है? केवल जीव जंतुओं के माध्यम से ही होता है। उन्होंने क्या कहा कि केवल जो हमारा कार्बनिक यौगिक है उनका जो केवल निर्माण है वो केवल जीव जंतुओं से ही होता है। अर्थात जैव जगत ही कार्बनिक यौगिक को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है, ठीक है। क्या है? एकमात्र साधन है। यानी जो कार्बनिक यौगिक है वो किसके माध्यम से प्राप्त किया जाएगा? केवल जीव जंतुओं के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। ये किसने कहा था? ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक जे बर्जीलियस ने कहा था। किसने कहा था? फ्रांसीसी वैज्ञानिक जे बर्जीलियस ने कहा था। उन्होंने बस यही कहा है, ध्यान से समझिएगा, जैव शक्ति सिद्धांत में जे बर्जीलियस ने क्या कहा है कि जो कार्बनिक यौगिक है उसका निर्माण केवल जीव जंतुओं के द्वारा ही होता है, अन्य किसी के द्वारा नहीं होता है। अब लेकिन जैसे ही आगे बढ़ा, थोड़े से भाई कोई भी थ्योरी अगर निकल के आती है तो जो वैज्ञानिक होते हैं उसके ऊपर मंथन करते हैं, उसके ऊपर खोज करते हैं कि क्या उसने जो कहा है क्या सही है। अभी मैं आपसे कह दूं कि ठीक है प्लस में प्लस जोड़ेंगे तो प्लस होगा। अब आप दिमाग लगाएं, क्या प्लस में प्लस जोड़ने पर प्लस होता है? नहीं होता है। होता है कि नहीं होता है? 2 गुणे 2 कह दूं मैं 4 होता है। तो आप इस पे सोचेंगे बैठ कर के, हाँ सर 2 गुणे 2 4 होता है। अगर मैं कह दूं कि 2 गुणे 2 बराबर 2 होता है तो आप में ही कई सारे बच्चे ऐसे हो जाएंगे तो कहेंगे सर 2 में 2 का गुणा करेंगे तो हमारा 2 कहाँ से आएगा? इसी के अकॉर्डिंग, इसी के ऊपर जो जैव शक्ति सिद्धांत था इसी के ऊपर बेस्ड था कि उन्होंने क्या कह दिया कि जो कार्बनिक यौगिक है उनका निर्माण केवल जीव जंतुओं के द्वारा होगा, केवल जीव जंतुओं के द्वारा होगा, अन्य किसी के माध्यम से नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अब बहुत सारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है जीव जंतुओं के माध्यम से होता है, ठीक है, हम इसको प्रयोगशाला में बना के चेक करेंगे। बहुत वैज्ञानिक जुट गए कि अब हम जो भी कार्बनिक पदार्थ है इसको प्रयोगशाला में बना के देखेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर उन्हीं की जो जैव शक्ति सिद्धांत का अंत भी कर दिया गया। सबसे पहले जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक वेलर ने, ठीक है, किसने किया था? फ्रेडरिक वेलर ने सन 1828 में प्रयोगशाला में एक अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनाइड को गर्म करके यूरिया नामक पदार्थ प्राप्त कर लिया। और यूरिया क्या है? कार्बनिक यौगिक है। यूरिया क्या है? कार्बनिक यौगिक है। तो जैव शक्ति सिद्धांत का अंत सबसे पहले किसने किया? फ्रेडरिक वेलर ने किया।
जो कि जर्मन के वैज्ञानिक थे, सन 1828 ईस्वी में किया था। ये चीज सभी को क्लियर हो गया, सभी को याद हो गया ये चीज, ठीक है। आगे क्या बताया है इन्होंने कि प्रयोगशाला में एक अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनेट, फार्मूला NH4CnO, ठीक है, NH4CnA को इन्होंने गर्म कर दिया और गर्म करने से इनको यूरिया मिल गया, और यूरिया होता है कार्बनिक यौगिक। तो कह दिया भैया कि आप बताओ, आपने कहा था कि जो हमारी कार्बनिक यौगिक है केवल जीव जंतु से प्राप्त होगी, तो हमने देखो इसको कहाँ बना लिया, प्रयोगशाला में बना लिया। अर्थात आपने जो कहा, यानी आपने जो कहा है कि जो हमारा कार्बनिक यौगिक है केवल जीव जंतु से प्राप्त होता है, अर्थात जैव शक्ति सिद्धांत है, वो आपका जैव शक्ति सिद्धांत क्या हो गया, गलत हो गया। भाई हमने तो भाई प्रयोगशाला में प्राप्त कर लिया कि नहीं प्राप्त कर लिया, बताइए। हमने तो प्रयोगशाला में कर लिया, आपने कहा था जीवों से प्राप्त होगा, तो इसके अनुसार आपका जैव शक्ति सिद्धांत गलत हो गया। तो सबसे पहले किसने गलत ठहराया, फ्रेडरिक वेलर ने सन 1828 ईस्वी में। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, जर्मन के वैज्ञानिक थे। किस चीज को सबसे पहले प्रयोग किया गया था, तो अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया बनाया गया। तो सबसे पहला प्रयोगशाला में सबसे पहले बनने वाला कार्बनिक पदार्थ यूरिया है, याद रखिएगा। प्रयोगशाला में सबसे पहले कार्बनिक पदार्थ बनने वाला कौन है, यूरिया। ये याद रखिएगा, आप पेपर में 100% या कोई भी पूछ सकता है कि कार्बनिक पदार्थ यानी प्रयोगशाला में बनने वाला सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ कौन होता है, यूरिया होती है। फार्मूला देखिए, अमोनियम साइनेट का फार्मूला NH4CnO, इसको हीट कर दिया तो क्या मिल गया, H2NCONH2, ठीक है। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं आप लोग, NH2CONH2, ये अमोनिया का फार्मूला हो गया, अमोनिया का फार्मूला हो गया NH2CONH2, ठीक है। ये चीज़ सभी को क्लियर हो गया है, किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत तो नहीं आया है। डोंट वरी, PDF सेंड कर दूंगा, ठीक है, PDF सेंड कर दूंगा, सभी लोग नोट बना लेना, ठीक है, सभी लोग नोट बना लेंगे, ठीक है। जो भी मैं PDF सेंड कर देता हूँ, अपने मन से घर पे बैठ के यही बना लेना, यही लिख लेना सेम टू सेम, और यही चीज़ आना है पेपर में, ये 100% बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद में क्या हुआ, बहुत सारे वैज्ञानिक ने अनेक कार्बनिक पदार्थों का निर्माण कर डाला। जैसे ही फ्रेडरिक वेलर ने 1828 में भैया मतलब यूरिया का निर्माण किया, तो बहुत सारे वैज्ञानिक जुट गए इनके पीछे कि क्या पता हम भी अपना नाम आगे कर लें। तो सब दूसरे नंबर पर कोलबे आते हैं सन, और 1845 में इन्होंने एसिटिक अम्ल बना डाला, जो कि क्या था, कार्बनिक था, ठीक है। कैसा था, कार्बनिक पदार्थ था। फिर दोबारा बर्थेलो ने, ठीक है, बर्थेलो ने 1856 में मेथेन का बना डाला, ठीक है, मेथेन को बना डाला, जो कि कैसा था, कार्बनिक यौगिक था। अर्थात इससे क्या सिद्ध हो गया कि जो जैव शक्ति सिद्धांत है उसका अंत हो गया। यानी कि जो बर्जीलियस ने कहा था कि कार्बनिक यौगिक केवल जीव जंतु से ही प्राप्त होगा, वो उसका अब अंत कर दिया। तीन वैज्ञानिक ने मिलकर के उनको खत्म कर दिया, मार डाला, ठीक है। तीन का वैज्ञानिक का नाम सभी को याद है, पहला फ्रेडरिक वेलर, दूसरा कोल्बो, तीसरा बर्थेलो, ठीक है। सबसे पहला बनने वाला प्रयोगशाला में कार्बनिक पदार्थ यूरिया था। किसने बनाया था, फ्रेडरिक वेलर ने बनाया था। कहाँ के वैज्ञानिक थे, जर्मन के वैज्ञानिक थे। किस सन में बनाया था, 1828 में बनाया था, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है एसिटिक अम्ल का निर्माण सबसे पहले प्रयोगशाला में किसने किया था, तो कोल्बे में किया था, सन 1845 में किया था। फार्मूला CH3COOH होता है, ठीक है। अगला क्या है, मेथेन का निर्माण सबसे पहले प्रयोगशाला में किसने किया था, तो बर्थेलो ने किया था। किस सन में किया था, 1856 में किया था, ठीक है। और जैव शक्ति सिद्धांत को अंत किसने सबसे पहले किया, तो फ्रेडरिक वेलर ने किया था। बहुत सारे क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया है। आज का वीडियो आपको वैसे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने ऐसी सी चीज़ आप लोग के लिए रखा यहाँ पर ला करके, जो आपके लिए 100% पेपर के लिए श्योर आनी है। अब चाहे पेपर में आए या ना आए, लेकिन मैं आपको इस लेवल से तैयारी करा रहा हूँ कि अगर कोई भी केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको कोई बेसिक से पूछ लेता है, तो आप खटाखट उसका जवाब दे सको, ठीक है। आप अपने, ठीक है, अपने सब्जेक्ट को इतना कमांड कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत ना आए, यानी फटाफट उसका आंसर दो। आपसे कोई एक क्वेश्चन करे, उससे आप 4 क्वेश्चन का आंसर दो, ठीक है। आपसे कोई पूछता है कि कार्बनिक रसायन क्या होता है, फटाफट बताते चले जाओ, कार्बनिक रसायन ये होता है वो होता है, दुनिया भर का आप पूरी थ्योरी बता डालो उसको, ठीक है।
समझ में आ गया। और जिन भी स्टूडेंट का छूट गया है, ठीक है, पिछली क्लासेस नहीं ले पाया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं जैसे ही ये क्लास ख़त्म करूँगा, ठीक है, तो रिवीजन लेकर के आऊँगा, मैं पूरी केमिस्ट्री का आपको फिर से रिवाइज करा दूंगा। डोंट वरी, और अच्छे से पढ़ाई ज़रूर करते रहिए। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो 100% श्योर है पेपर में आना, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसके आगे का। आगे क्या है, कार्बनिक रसायन की बात कर लेते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जैव शक्ति सिद्धांत के अंत होने तक अत्यधिक संख्या में रासायनिक यौगिकों की खोज हो चुकी थी। यानी जो जैव शक्ति सिद्धांत है उसके ख़त्म होने तक, यानी उसके लास्ट तक बहुत सारे अधिक संख्या में जो रासायनिक यौगिक हैं, ठीक है, बहुत सारे रासायनिक यौगिकों की खोज हो चुकी थी। रासायनिक यौगिकों के अध्ययन को सुगम बनाने के लिए उसका पुनः वर्गीकरण अति आवश्यक हो गया। यानी इतनी ज़्यादा मात्रा में रासायनिक यौगिक बन गए, इतनी ज़्यादा मात्रा में रासायनिक यौगिकों की खोज हो गई कि अब उनका अध्ययन सुगम नहीं रह गया। अब उनको अध्ययन करने के लिए हमको फिर से एक वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ गई। ज्ञात तत्वों के विश्लेषण के पश्चात यह निष्कर्ष निकला कि लगभग एक बड़ी संख्या में ऐसे यौगिक थे जिनमें कार्बन था। क्या था? कार्बन था। और कार्बन होता है, उनको क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। मैंने अभी पीछे बताया आप लोगों को कि कार्बनिक यौगिक का मुख्य अवयव कार्बन होता है। किसने कहा? लेवोजिए ने कहा, सन 1784 में कहा था। नहीं याद है, मैं बीच बीच में आप सभी को रिवाइज कराता रहूँगा, ठीक है। अतः इस आधार पर, ठीक है, अतः इस आधार पर वह यौगिक जिनमें कार्बन एक तत्व के रूप में, ठीक है, अतः वह यौगिक जिनमें कार्बन एक तत्व के रूप में उपस्थित है, ठीक है, उपस्थित है, कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और फाइनाइट को छोड़ करके सभी को कार्बनिक यौगिक कह दिया गया। क्या कह दिया गया? सभी को कार्बनिक यौगिक कह दिया गया। फिर से समझ लें, वह यौगिक जिसमें कार्बन एक तत्व के रूप में अवश्य उपस्थित होता है, यानी कार्बन एक तत्व के रूप में उपस्थित होता है, उसे क्या कह दिया गया? कार्बनिक यौगिक। लेकिन कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और फाइनाइट को छोड़कर। ये चीज़ सभी को समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। जबकि शेष कार्बन रहित यौगिक, यानी जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है, उनको क्या बोल दिया गया? अकार्बनिक यौगिक बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया? अकार्बनिक यौगिक बोल दिया गया। ये चीज़ सभी को क्लियर हो गया है, ये चीज़ सभी बच्चों को समझ में आ गया है। किसी को कहीं भी दिक्कत तो नहीं आई है? बताएं बच्चे, कहीं भी किसी को दिक्कत तो नहीं आई है? अगर दिक्कत आई है तो भाई बताओ। अब यहाँ से मैं आज यहाँ तक पढ़ाऊँगा और इसके आगे कल पढ़ाऊँगा, ठीक है, कल मिलूँगा। तो यहाँ तक अगर किसी को भी दिक्कत आई हो तो बताना, कमेंट में ज़रूर कमेंट करना, सर हमको फला टॉपिक नहीं समझ में आया, मैं उस टॉपिक को रिवाइज करा दूंगा, नेक्स्ट डे फिर से समझा दूंगा, तब मैं अपने टॉपिक की ओर चलूँगा। वीडियो अच्छी लगी है कि नहीं लगी है? जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को एक बार लाइक कर दो अच्छी लगी है वीडियो को, और वीडियो को शेयर कर दो। अभी भी जो बच्चे देख नहीं पाए हैं उन सभी के पास में वीडियो पर्सनली सेंड कर दो, ग्रुप से, या ठीक है अपने फेसबुक से, ठीक है, FB से सेंड कर दो, ग्रुप से सेंड कर दो, या फिर डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर दो, ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर दो, यानी वीडियो को वायरल कर दो, ठीक है, वायरल कर दो और इतना पॉपुलर कर दो कि जो भी बच्चे अलग कहीं पढ़ रहे हैं वो इसी में आके पढ़ने लगे। और याद रखिएगा, ये क्लास जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपसे कोई भी फीस नहीं लिया जा रहा है, ठीक है, और अच्छी सी आपको नोट बनाई जा रही है। तो आप लोग डरिएगा नहीं, कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से। और अनवरत क्लास 10th की क्लासेस चलती रहेंगी, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान और फिजिक्स की, ठीक है, भौतिक विज्ञान की क्लासेस आप सभी को उपलब्ध कराई जाएंगी, ठीक है। ये लास्ट चैप्टर है, इसके बाद मैं लेकर के चलूँगा फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स लेकर के चलूँगा और फिजिक्स को भी क्लियर करा दूँगा, हर चीज़ को क्लियर करा दूंगा। बायोलॉजी वैसे ही पहले से क्लियर हो चुकी है। अब मैं जब ये फिजिक्स क्लियर करा दूंगा तब आपको रिवीजन पर लेकर के चलूंगा, यानी जितने भी आपके टॉपिक हैं,
फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के सभी को रिवीजन करा के एक पुख्ता और अच्छी से नोट सभी को प्रोवाइड कराऊंगा। तो इसके लिए हमारे चैनल पे जुड़े रहिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें, जिससे लाइव क्लास में आप लोग अटेंड हो सके, जिसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। ठीक है, तो मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, फिर मिलूंगा अगले दिन। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, और अच्छे से पढ़ाई करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। ठीक है, और कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए लेता हूँ आपसे अलविदा, फिर मिलूंगा अगले दिन। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, अच्छे से पढ़ाई करिए, मस्त रहिए।